नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। बिल्कुल। ये किताब आई तो 1997 में थी, पर आज भी इतने सालों बाद मतलब लगभग 2.5 दशक हो गए, हाँ, काफी समय हो गया। ये एक मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक मानी जाती है और बेस्टसेलर लिस्ट में भी रहती है अक्सर। सही बात है। इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। तो आज हम इसी किताब पर आधारित एक डिटेल्ड बुक रिव्यू के जरिए इसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ। देखेंगे कि भाई इस रिव्यू के हिसाब से इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, कौन लोग हैं जिनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, और क्या फायदे मिलते हैं असल में। बिल्कुल। आजकल जैसे तनाव है, फोकस की कमी, एक बेचैनी सी रहती है कई लोगों में। हाँ, आम बात है ये तो शायद उनके लिए ये चर्चा काम की हो जो थोड़ी शांति या क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। जरूर। ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि इतनी सारी सेल्फ हेल्प किताबें आती जाती रहती हैं, पर ये क्यों टिकी हुई है। ये जो वर्तमान क्षण में जीने का विचार है, क्या इसमें वाकई इतनी ताकत है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। चलिए इस रिव्यू के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, रिव्यू भी यही कहता है कि ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये एक तरह का अनुभव है, एक गाइड है। अच्छा। हाँ, टोले इसमें, जैसा रिव्यू बताता है, कई पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं हैं ना, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई रहस्यवाद। हाँ। उनके ज्ञान को आज की साइकोलॉजी और रोजमर्रा की प्रैक्टिस के साथ मिलाते हैं। ओके। और उनका जो सेंट्रल मैसेज है, जो रिव्यू के मुताबिक किताब का आधार है, वो एकदम साफ है। असली शांति, खुशी, हमारी असली शक्ति वो सिर्फ और सिर्फ अब में है, प्रेजेंट मोमेंट में। न अतीत के बोझ में, न भविष्य की चिंता में। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। रिव्यू जो पहला और शायद सबसे जरूरी विचार बताता है वो है यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना मन नहीं है। हाँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हम तो सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो ही हम हैं। हाँ बिल्कुल। और रिव्यू इसी पॉइंट को टोले के दर्शन का, कह सकते हैं, एंट्री पॉइंट मानता है। अच्छा। रिव्यू के अनुसार टोले का तर्क ये है कि हमारा ज्यादातर दुख, स्ट्रेस, असंतोष, इसका सोर्स हमारा अपना ही मन है। हमारा मन कैसे? वो विचारों की जो लगातार चलने वाली धारा है ना, जो रुकती ही नहीं। वो या तो हमें अतीत में ले जाती है, अरे ये हुआ था, वो गलती हो गई, कितना बुरा था, या फिर पछतावा। हाँ, पछतावा, यादें। हाँ। या फिर भविष्य की चिंता है, आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सही बात है, मन तो भागता ही रहता है। बिल्कुल। तो किताब ये, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार देती है कि हम इन विचारों के करने वाले नहीं, बल्कि उनको देखने वाले, उनके साक्षी बन सकते हैं। ऑब्जर्वर। विचारों को देखना मतलब उनसे अलग होकर। हाँ। रिव्यू कहता है कि जब हम अपने विचारों को सिर्फ देख पाते हैं, उनसे अपनी पहचान जोड़े बिना, उनमें उलझे बिना, ने वाला भाव है, ये अवेयरनेस, ये हमें मन के इस शोर से और उसके कंट्रोल से आजाद करती है। एक फ्रीडम मिलती है। विचारों से दूरी बनाना, ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है दूसरा आइडिया, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। रिव्यू कहता है कि असली खुशी कभी बाद में नहीं मिलेगी या जब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो यही है, इसी पल में। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चल रहे हों, खाना खा रहे हों, काम कर रहे हों, जब हम पूरी तरह उस पल में होते हैं, बिना भटके, तभी असली शांति मिलती है, जुड़ाव महसूस होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर रिव्यू क्या कहता है? ये प्रैक्टिकल कितना है रोज की भागदौड़ में? हाँ, ये सवाल रिव्यू भी उठाता है, और जवाब है अभ्यास, प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, रिव्यू साफ करता है कि टोले सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताते, किताब में प्रैक्टिकल टेक्निक्स भरी हुई हैं। जैसे कि? जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना सीखना, वो हमें तुरंत वर्तमान में ले आती है। या अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को पूरी अवेयरनेस से देखना, सुनना, और स्थिरता, स्टिलनेस का अभ्यास करना, मतलब बिना कुछ किए बस प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहना। ओके। रिव्यू इसे एक स्किल की तरह देखता है, जिसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है। तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि जीने का एक एक्टिव तरीका है। बिल्कुल, स्ट्रेस, चिंता से मुक्त होकर जीने का तरीका, हर पल को जीने का न्योता है ये, बजाय इसके कि हम बस ऑटो पायलट पर चलते रहें। रिव्यू में एक और बड़ा अनोखा शब्द है, दर्द शरीर, पेन बॉडी। ये क्या चीज है? हाँ, ये रिव्यू के हिसाब से टोले के काम का बहुत अहम हिस्सा है। दर्द शरीर क्या है? वो हमारे अंदर जमा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है। पुराना दर्द मतलब? वो दर्द जिसे हमने पूरी तरह जिया नहीं, जो घुला नहीं, दुख, गुस्सा, निराशा, अपमान, डर, जो पुराने अनुभवों से बना है।
अच्छा। रिव्यू के अनुसार ये एक तरह का सेमी ऑटोनॉमस एनर्जी फील्ड जैसा है जो ज्यादातर सोया रहता है। सोया रहता है। हाँ, निष्क्रिय, हम्म। डॉर्मेंट। हम्म। लेकिन जब कोई बाहरी घटना, कोई बात, कोई ख्याल उसे छू लेता है तो वो अचानक जाग जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ओहो। और तब तब वो हम पर हावी हो जाता है। हमारी सोच, भावनाएं, व्यवहार सब उसके कंट्रोल में आ सकते हैं। हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। बिल्कुल। तो रिव्यू बताता है कि किताब सिखाती है कि कैसे इस दर्द शरीर के प्रति जागरूक बने, उसे आते हुए पहचाने। हाँ, और उस पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के बजाय साक्षी भाव से उसे देखें। बस देखें। हाँ, बस देखें। ये जागरूकता ही धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर करती है, उसे डिसॉल्व करने में मदद करती है। रिव्यू इसे इमोशनल रेजिलियंस बनाने का, अतीत के बोझ से मुक्त होने का एक शक्तिशाली तरीका मानता है। ये दर्द शरीर वाली बात तो काफी गहरी है, शायद बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, अगला आइडिया जिस पर रिव्यू फोकस करता है, अहंकार और पहचान, ईगो एंड आइडेंटिटी। रिव्यू कहता है कि अहंकार हमारी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ता है, जैसे हमारी जॉब, पैसा, सोशल स्टेटस, लुक्स, अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे विचार, मान्यताएं। हाँ, बिल्कुल। ये तो वो सब है जिससे हम खुद को पहचानते हैं। तो रिव्यू क्या कह रहा है? हाँ, और रिव्यू के मुताबिक यही अहंकार की प्रॉब्लम है। ये हमें लगातार दूसरों से अलग और अधूरा महसूस कराता है। अधूरा? हाँ, ये हमेशा तुलना करता है, कंपटीशन करता है, इनसिक्योर फील कराता है, मैं और मेरा की भावना पैदा करता है। इसे हमेशा कुछ और चाहिए, ज्यादा पहचान, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कंट्रोल। किताब के अनुसार, और रिव्यू इस पर जोर देता है, हमारी जो सच्ची पहचान है वो इस ऊपर ऊपर के मन के बनाए अहंकार से कहीं ज्यादा गहरी है, स्थायी है। और वो क्या है? वो है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। वो साक्षी भाव जो हम सबके अंदर है, जो बाहरी हालात या मेंटल लेबल पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा। और वर्तमान क्षण में टिकने की प्रैक्टिस, अपने विचारों, भावनाओं को देखने की प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे अपनी इस गहरी असली पहचान से जुड़ने में मदद करती है, जो दुनिया की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होती। तो अहंकार बाहरी पहचान है और सच्ची पहचान अंदरूनी चेतना। और रिव्यू का आखिरी मुख्य विचार है स्वीकृति और समर्पण, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। जी। रिव्यू कहता है कि जो है, जैसा है, उसका विरोध करना ही दुख पैदा करता है। पर यह भी कहता है कि समर्पण का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या इसका मतलब? देखिए, रिव्यू इस फर्क को बहुत जरूरी मानता है। समर्पण का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को जैसा वो है उसे बिना अंदरूनी विरोध के, बिना शर्त स्वीकार करना, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो सिचुएशन पसंद है या हम उसे बदलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि हम उस सिचुएशन से दिमागी और भावनात्मक रूप से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये जैसा है के साथ एक तरह का पीस बनाना है अंदर से। रिव्यू इसे परिस्थितियों के खिलाफ खड़े रहने के बजाय उनके साथ शांति से बहने जैसा बताता है। जब हम अंदर का ये रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है कि अगला सही कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये पैसिविटी नहीं है? नहीं, ये अवेयरनेस से भरी इंटेलिजेंट प्रतिक्रिया है। रिव्यू एक गलतफहमी को भी एड्रेस करता है कि क्या स्वीकृति का मतलब अन्याय को भी स्वीकार करना है। हाँ, ये सवाल मन में आ सकता है। किताब का जवाब है नहीं। स्वीकृति का मतलब है पहले रियलिटी को बिना इमोशनल धुंध के साफ साफ देखना और मानना, ताकि हम उससे ज्यादा असरदार तरीके से निपट सकें, बजाय इसके कि हम गुस्से या डर में बह जाएं। ये सारे विचार वाकई जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? हाँ, रिव्यू इस पर काफी विस्तार से बताता है। कुछ खास ग्रुप्स हैं जिनके लिए खास तौर पर रेलेवेंट हो सकती है। जैसे? पहला ग्रुप है स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स। रिव्यू कहता है कि ये उम्र ऐसी होती है जब एग्जाम का स्ट्रेस, फ्यूचर की चिंता, करियर का प्रेशर, हाँ, और आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर भी, दूसरों से तुलना। बिल्कुल, ये किताब उन्हें मन का शोर शांत करने, फोकस बढ़ाने और प्रेजेंट मोमेंट में सीखने को एंजॉय करने में मदद कर सकती है, और अपनी कीमत को बाहरी सफलताओं से न जोड़ने में भी। ये तो बहुत जरूरी है। और कौन? दूसरा ग्रुप है वर्किंग प्रोफेशनल्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई भी प्रोफेशन, लोग अक्सर डेडलाइन, टारगेट, मीटिंग्स और हमेशा आगे क्या के तनाव में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान तो जैसे खो ही जाता है। सही कहा। ये किताब उन्हें फ्यूचर के प्रेशर से ध्यान हटाकर प्रेजेंट मोमेंट की क्लैरिटी और शांति मिला सकती है।
रिव्यू ये भी इशारा करता है कि इससे स्ट्रेस तो कम होता ही है, फोकस सुधरने से काम की क्वालिटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। अच्छा, और तीसरा ग्रुप जिस पर रिव्यू खास ध्यान देता है वो हैं वो लोग जो अतीत के किसी ट्रॉमा, दुख या गहरे पछतावे से गुजर रहे हैं, जो पुरानी दर्दनाक यादों, गलतियों या गिल्ट में फंसे महसूस करते हैं, वर्तमान में जी ही नहीं पाते। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। रिव्यू कहता है कि ये किताब उन्हें समझने में मदद करती है कि सिर्फ प्रेजेंट ही रियल है और अतीत की कैद से निकला जा सकता है। वो दर्द शरीर को समझने और उसे धीरे धीरे डिसॉल्व करने में मदद करके हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकती है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। और चौथा ग्रुप है आध्यात्मिक खोजी, जो लोग जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में हैं, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या इनर पीस के रास्ते जानना चाहते हैं। रिव्यू के अनुसार ये किताब किसी खास धर्म से बंधे बिना, ईगो से परे जाकर अपनी असली चेतना से जुड़ने के लिए बहुत सीधा, सरल लेकिन गहरा गाइडेंस देती है। इसमें कर्मकांड नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर जोर है। ओके। और आखिर में रिव्यू कहता है कि ये किताब लगभग किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है जो आजकल की भागदौड़ में बेचैन, चिंतित या असंतुष्ट महसूस कर रहा हो। मतलब आजकल के ज्यादातर लोग कह सकते हैं, अक्सर होता है ना कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है पर अंदर एक खालीपन सा होता है। हाँ, ये किताब याद दिलाती है कि असली शांति और खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर वर्तमान क्षण की गहरी जागरूकता में है। तो इसका दायरा तो काफी बड़ा है। अब अगर इसे संक्षेप में कहें तो रिव्यू के हिसाब से इसके मुख्य फायदे क्या हैं? क्या मिल सकता है पढ़ने वालों को? रिव्यू कई फायदे बताता है। सबसे पहला और बड़ा फायदा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से काफी हद तक राहत, क्योंकि हम मन के जाल में उलझने के बजाय वर्तमान में रहना सीखते हैं। दूसरा, बेहतर फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी। जब मन भटकेगा नहीं तो काम पर ध्यान ज्यादा लगेगा। सही बात है। तीसरा, इमोशनल दर्द और ट्रॉमा से उभरने में मदद और इमोशनल रेजिलियंस का बढ़ना, खासकर वो दर्द शरीर वाली समझ से। ओके। चौथा, खुद के साथ और दूसरों के साथ गहरे, ज्यादा सच्चे और करुणामय रिश्ते बना पाना, क्योंकि वो अहंकार की दीवारें कमजोर होती हैं। और अंत में रिव्यू का निष्कर्ष है कि ये जीवन जीने का एक ज्यादा शांत, मीनिंगफुल और आनंदपूर्ण तरीका खोजने में मदद करती है। छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढना सिखाती है। ये फायदे तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या रिव्यू इसकी कुछ कमियों या आलोचनाओं पर भी बात करता है? एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी समीक्षा की तरह इसमें सीमाओं का भी जिक्र है। रिव्यू बताता है कि कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, खासकर शुरू में। अच्छा। इसके कुछ कॉन्सेप्ट जैसे चेतना, अहंकार से परे जाना, ये समझने में इंटेलेक्चुअली थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को इसमें दोहराव यानी रेपिटेशन महसूस हो सकता है। अच्छा, बातें रिपीट होती है। रिव्यू के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि टोले एक ही मूल संदेश, वर्तमान क्षण की शक्ति को अलग अलग एंगल से बार बार समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पढ़ने वाले के मन में गहरा उतर जाए। ओके, ये बात है। इसके अलावा रिव्यू ये भी नोट करता है कि जो लोग एक बहुत ही क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप वाली गाइड ढूंढ रहे हैं, हाँ, जैसे खुशी पाने के साथ आसान तरीके, बिल्कुल उस तरह की किताब ये नहीं है। जिन्हें फिक्स्ड रूटीन या टेक्निक्स चाहिए, उन्हें शायद इसकी ज्यादा मेडिटेटिव, चिंतनशील और फ्लोइंग स्टाइल थोड़ी बिखरी हुई या चुनौतीपूर्ण लगे। अच्छा। ये किताब पढ़ने वाले से थोड़ा धैर्य और खुलापन मांगती है। इसीलिए रिव्यू में अक्सर ये सलाह दी जाती है कि इसे जल्दी जल्दी खत्म ना करें, धीरे धीरे पढ़ें। हाँ, धीरे धीरे छोटे हिस्सों में पढ़ें, पढ़े हुए विचारों पर सोचें, मनन करें और साथ साथ इसके अभ्यासों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। रिव्यू इसे मैराथन जैसा मानता है, स्प्रिंट जैसा नहीं। तो कुल मिलाकर एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ पर आधारित इस बुक रिव्यू की हमारी इस पड़ताल से हमने ये समझा कि कैसे अपने मन की लगातार चलती कमेंट्री से खुद को अलग करना, हाँ, उसे देखना सीखना, पूरी चेतना के साथ वर्तमान क्षण में जीना, अपने अंदर जमा पुराने इमोशनल दर्द यानी दर्द शरीर को पहचानना और बिना रिएक्ट किए उसे देखना, हमारी पहचान को कंट्रोल करने वाले अहंकार की सीमाओं को समझना और आखिर में जीवन के हालात के प्रति स्वीकृति और समर्पण का भाव डेवलप करना। बिल्कुल। ये सब मिलकर हमारे जीवन में एक गहरी शांति, स्पष्टता और एक अंदरूनी ताकत ला सकते हैं। निश्चित रूप से रिव्यू का जो 4.55 स्टार का मूल्यांकन है, वो भी यही दिखाता है कि ये वाकई में बदलाव लाने की क्षमता रखने वाली किताब हो सकती है।
ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये पढ़ने वाले को अपने अंदर झांकने, अपने अनुभवों पर सवाल उठाने और इन बातों को खुद महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। रिव्यू का निचोड़ यही है कि असली शक्ति, असली जीवन वो बाहर नहीं, वो हमेशा मौजूद अब में है, इसी पल में। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए। रिव्यू बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमारा ज्यादातर दुख बाहरी हालात की वजह से उतना नहीं होता जितना उन हालात के बारे में हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी दिमागी प्रतिक्रियाओं की वजह से होता है। ये बहुत गहरी बात है। अगर ये सच है और हम अपने विचारों के कर्ता नहीं, सिर्फ उनको देखने वाले बन सकते हैं, तो क्या सिर्फ अपने विचारों के प्रति जागरूक होने का ये आसान सा अभ्यास, उन्हें बस आते जाते देखना, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें सही गलत ठहराए, क्या ये वाकई हमारे जीवन जीने के अनुभव को, हमारी अंदरूनी शांति को जड़ से बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरा रुकिए, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए और कमेंट में बताइए आपको अगला कौन सी किताब का रिव्यू चाहिए। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।